अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि यूपी में नो गुंडागर्दी। यूपी ने फिर पेश की है मिसाल। सीएम योगी की अपील इस दौरान रंग लाई है। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी एक बार फिर से रोल मॉडल साबित हुआ है। इस बार भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, ना ही कोई प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद के दौरान अपील की थी कि कानून व्यवस्था का पालन करें। बता दें कि 30,000 से ज्यादा जगहों पर बकरीद की नमाज अदा की गई। 3,000 संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा की तगड़े इंतजाम किए गए थे। चिन्हित जगहों पर ही कुर्बानी इस दौरान दी गई। तो ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर देश भर में मिसाल पेश कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर इस बार भी प्रदेश में कहीं भी यातायात बाधित कर सड़कों पर ईद की नमाज अदा नहीं की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम की अपील का समर्थन किया। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम पाठक, जिस तरह से बकरी ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से मिसाल यहां पर पेश की है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए थे उसी तरह से जनता से भी अपील की थी और अब की बार जो अपील की गई थी वो मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल रिया, देखिए मेहनत इसी बार रंग नहीं लाई। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब ईद का पर्व था उस वक्त भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ में बैठक करी थी और वहां पर भी निर्देशित किया था उनको कि सभी जगह पर जो कानून है उसका पालन किया जाए, जो नमाज है वो कहीं भी सड़कों पर अदा न की जाए। इसके अलावा सभी जगह पे सौहार्दपूर्ण तरीके से जो पर्व है वो मनाया जाए। और ठीक इसी तरीके के उन्होंने दिशा निर्देश बकरीद का जो पर्व कल था उससे पहले उन्होंने बैठक करी थी प्रदेश स्तर के अधिकारियों से और उसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि सभी जगह पर कानून व्यवस्था को चुस्त रखा जाए। जो अधिकारी हैं जिले के वो वहां के धर्मगुरुओं से मुलाकात करें, आपस में संवाद करें और उसके साथ में इस बात को सुनिश्चित करें कि कहीं भी सड़कों पे नमाज ना अदा की जाए, ना ही कोई प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी की जाए। तो ये सारी बातों को विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हैं लोगों ने माना भी है और कल जो बकरीद का पर्व है वो पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो मनाया गया, सौहार्द के साथ में मनाया गया। कहीं पर भी कोई घटना नहीं हुई, कहीं पर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। सभी जगह पे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो सौहार्दपूर्ण तरीके से कह सकते हैं बकरीद का जो पर्व है वो कल मनाया गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 30,000 से अधिक जगहों पर जो है कल बकरीद की जो नमाज है वो अदा करी गई। इसके अलावा 3,000 ऐसे एरिया थे, ऐसे स्थल थे जिनको सेंसिटिव माना जा रहा था और उसको लेकर पुलिस ने पहले ही वहां पर जो है वो गश्त करी थी, फ्लैग मार्च किया था। तो उसके जरिए कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि सभी जगह पे पुलिस जो है वो चुस्त दुरुस्त है। उससे पहले आप देखिए तो एकादशी का पर्व था, आज बड़ा मंगल भी है। तो ये सभी त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, कहीं पर भी कोई घटना ना हो, कहीं पर कोई शांति भंग ना हो। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक करी थी, अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था। आम लोगों से उन्होंने अपील करी थी कि जो नियम है उनका पालन किया जाए, सड़क पर कहीं पर भी नमाज ना अदा की जाए जिससे यातायात कहीं पर भी जो है वो बाधित ना हो। उसका लोगों ने भी बाखूबी जो है कह सकते हैं पालन किया है और योगी की बात को पूरा प्रदेश मानता हुआ नजर आया है। और यही अगर आप देखें तो इसी तरीके की तस्वीर इससे पहले जब ईद का पर्व हुआ था तब भी हमको देखने को मिली थी। खुद चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्सनल तौर पर जाकर इन्वॉल्व होते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, लोगों के साथ में संवाद करते हैं और कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब सभी जो पर्व है, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो या अन्य कोई दूसरे धर्म के जो त्योहार हो वो हो, सभी जो त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। कहीं पर कानून व्यवस्था जो है वो खराब नहीं होने को पाती है। और वो समय भी हम सबको याद है जब त्योहारों पर यूपी में दंगे हो जाया करते थे, लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे और अब की बार ये जो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है तब से कानून व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार जो है देखने को मिला है। बिल्कुल रिया, देखिए कानून व्यवस्था हमेशा उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चैलेंज रही थी और हर बार चुनाव में वो बड़ा मुद्दा बना करती थी। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी और बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे जो है योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पद को संभाला, उसके बाद से उनकी प्राथमिकताओं में था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए और वो उन्होंने करके भी दिखाया। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा था कि जो 2022 में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ और जब योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में गए तो इस बात का डंका खूब बजा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बहुत चुस्त दुरुस्त हो चुकी है। कहीं दंगे नहीं होते हैं, कहीं पर जो है अप्रिय घटनाएं नहीं होती हैं, कानून का जो राज है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अब दिखाई देता है। तो ये एक बड़ी
कहीं ना कहीं सकते हैं योगी आदित्यनाथ की सफलता थी और यही वजह थी कि 2022 में पुनः उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी यूएसपी भी बना हुआ है और ये लगातार अनवरत जारी है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो सभी तकरीबन जो त्यौहार उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए। तो आप कह सकते हैं आपसी सौहार्द सामंजस्य जो है वो उत्तर प्रदेश की परंपरा बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर भी दंगे की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती। अभी हमने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ तो वो भी सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उससे पहले के आप पर्व देखे तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से किसी जमाने में हर एक छोटे या बड़े पर्व के दौरान हमको देखने को मिलता था, वाद विवाद हुआ करते थे, घटनाएं देखने को मिला करती थी, तो उन पर कह सकते हैं पूरी तरीके से अंकुश लगा है। और ये सब हुआ है केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की मेहनत की वजह से, उनके जो निर्देश हैं उसकी वजह से, चूंकि वो खुद हर एक घटना का संज्ञान लेते हैं, खुद अधिकारियों से सीधे संवाद करते हैं और उनको निर्देशित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से उनको काम करना है। और कानून व्यवस्था हमेशा से फैसले लिए गए और उसका रंग भी उन फैसलों का हमें साफ तौर पर यूपी में देखने को भी मिलता है कि काफी लंबा अरसा हो गया है कि अब यूपी में ना ही कोई दंगे होते हैं, ना ही कोई अप्रिय घटना होती है। और यही वजह कि हम प्रियम की अब की बार बकरीद भी काफी शांतिपूर्ण तरह से यहाँ पर मनाई गई। जो निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे यहाँ पर, तारीफ उन अधिकारियों की भी जिन्होंने काफी अच्छे से उन निर्देशों का पालन किया, एक्शन प्लान बनाया, जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनसे संवाद स्थापित किया गया और तारीफ उन लोगों की भी, मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी जिन्होंने उन निर्देशों का पालन यहां पर किया है। बिल्कुल रिया, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि सभी जगह पे कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। जहां पर पारंपरिक तौर पर नमाज पढ़ी जाती रही केवल उन्हीं स्थलों पर नमाज पढ़ी जाए, कहीं अन्य जगहों पर नमाज ना पढ़ी जाए, या कुर्बानी के लिए जो पहले से ही चिन्हित स्थल है वहां पर ही कुर्बानी की जाए। इसके अलावा कुर्बानी के बाद में जो अपशिष्ट है उनका भी निस्तारण की पूरी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो भी पूरी तरीके से उसका पालन किया गया है। अधिकारियों को निर्देश था कि वो धर्मगुरुओं के साथ में संवाद स्थापित करें, आम लोगों के साथ में संवाद स्थापित करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था किसी भी समस्या का, किसी भी विवाद का जो समाधान है वो संवाद के साथ में हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब आप संवाद करेंगे तो हर चीज का समाधान निकलेगा। और यही वजह है कि आप देखें कल जो बकरीद का पर्व हुआ वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 3000 से अधिक ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे स्थल थे जिनको संवेदनशील माना जा रहा था, जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिव माना जा रहा था, लेकिन उन सब जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस का पहले से फ्लैग मार्च करना और उसका ये नतीजा था कि आप देखें कहीं पर भी कोई घटना जो है वो नहीं हुई। सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सौहार्द के साथ में पूरे बकरीद का पर्व जो है कल वो मनाया गया। बिल्कुल प्रियम, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का त्योहार मनाया गया और आगे भी कई सारे त्योहार आने हैं। ऐसे में जो रोड मैप फॉलो किया जाएगा वो सेम ही रहेगा, एक्शन प्लान सेम रहेगा। लेकिन जिस तरह से यूपी एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा, कई सारे क्षेत्र इसमें आते हैं, 75 जिले इसमें आते हैं, ऐसे में यूपी में कानून व्यवस्था हर क्षेत्र में मैनेज करना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रिया, बिल्कुल देखिए कानून व्यवस्था जैसा मैंने कहा कि हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली तो उनकी प्राथमिकताओं में था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और उसकी जो शिकायतें थी या जो हर एक थोड़े थोड़े एरिया पे जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के जो लोग हुआ करते थे, गुंडे माफिया, उनका जो राज चला करता था, तो वो कहीं ना कहीं उस साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम जो है वो योगी आदित्यनाथ ने किया। और ये एक मैसेज भी आम लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में परसेप्शन भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर हुई है। पुलिस का जो राज है वो अब देखने को मिलता है, जो गुंडे हैं, माफिया है, उन पर लगाम लगी है। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी हमको देखने को मिली, तो जो माफिया हुआ करते थे, जिनके नाम से लोगों के जहन में खौफ हुआ करता था, उनको धाराशाही करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो कहीं ना कहीं ये उन सब चीजों का ही कह सकते हैं कि नतीजा है कि आज अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर, आपको चुस्त दुरुस्त नजर आती है। आपको कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं जो है वो सुनने को नहीं मिलेंगी, देखने को नहीं मिलेंगी। तो इन सब के पीछे की वजह है योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व और उनकी लगातार समीक्षा बैठकें। आप देखिए जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद उन्होंने पहले अपने मंत्रिमंडल के साथ में बैठक करी, उसके बाद उन्होंने अपने सचिवालय स्तर के जो अधिकारी थे उनके साथ में बैठक करी, पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक करी और उनको निर्देशित किया, उनसे पूरे प्रदेश के अंदर का फीडबैक लिया, कहां पर क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कहां पर किन जिलों का काम बेहतर है, लोकसभा चुनाव के बाद काफी सक्रिय नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, लगातार बैठकें की और उन बैठकों का परिणाम भी हमें साफ तौर पर देखने को मिला। और यही वजह है कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश में और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में एकदम दो अलग तस्वीरें हमारे आंखों के सामने नजर आती है। और यही वजह कि अब सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, तारीफ है, वो बाकी अन्य राज्यों में भी होती है। प्रियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वहीं पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 50,000 से ज्यादा किसानों से पीएम मोदी संवाद करेंगे, यानी किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे, जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। किसान सम्मान निधि के जो पैसे हैं वो किसानों को उनके बैंक में खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती भी करेंगे। साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे। यानी पीएम मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत और एक तरह से नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी का यह पहला काशी दौरा होने वाला है। जब भी पीएम मोदी काशी पहुंचते हैं वो किसी उत्सव से कम नहीं होता और यही वजह है कि आज का उनका ये कार्यक्रम काफी खास और विशेष। पीएम मोदी आज किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें 50,000 से ज्यादा किसान शामिल रहेंगे। इस दौरान किसानों को बड़ी सौगात यहां पर पीएम मोदी देंगे। किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे हैं वो किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट में जाकर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे। यानी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। शाम 4 बजे के करीब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, जिसके बाद किसान सम्मेलन में वो शामिल होंगे, किसानों को बड़ी सौगात देंगे। उसके बाद दशाश्वमेध घाट में जाकर गंगा आरती और उसके बाद बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना। इसके साथ ही हल्का सा छोटा सा हो सकता है कि पीएम मोदी रोड शो भी करें और काशी की जनता का आभार भी व्यक्त करें। आपको बता दें कि ये तीसरी बार था जब पीएम मोदी ने काशी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। सबसे पहले 2014 में उन्होंने काशी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2019 और अब 2024 में भी जीत की हैट्रिक लगाते हुए पीएम मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय काशी का उनका ये दौरा रहने वाला है। आज का दौरा इसलिए भी खास क्योंकि आज किसानों को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। तो किसान सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। 50,000 से ज्यादा किसान इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। पीएम मोदी उनसे संवाद करेंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत जो किस्त है वो उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती करेंगे और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे का। धर्मेंद्र, जिस तरह से पीएम मोदी आज काशी पहुंच रहे हैं, काफी खास उनका ये दौरा, क्योंकि किसानों से भी संवाद करेंगे, साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन यहां पर करेंगे, मां गंगा का आशीर्वाद भी लेंगे। जी बिल्कुल, यह बता दें कि वाराणसी में पीएम मोदी का आज तीसरे पीएम बनने, तीसरा कार्यकाल के बाद पहला जो है जीतने के बाद पहला जो कार्यक्रम वाराणसी में होगा। वाराणसी में लगभग शाम 4:30 पर पीएम मोदी वाराणसी आगमन होगा और सीधा बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा मेहंदीगंज स्थित किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे और वहाँ से किसानों से संवाद करेंगे। 50,000 किसान होंगे जिनके साथ संवाद होगी। साथ ही में जो स्वयं समाज सहायता समूह है, इसकी 30,000 महिलाओं को भी प्रमाण पत्र बांटेंगे। किसान 20,000 करोड़ रुपए का जो है किसान निधि है उसको जो है फंड को रिलीज करेंगे, सीधे सीधे खातों में जाएगा। 9 करोड़ 65 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे और वहाँ सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर को दर्शन करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे और उसके अलावा सीधा वाराणसी की जनता को आभार व्यक्त करेंगे। जिस तरह से धर्मेंद्र, क्योंकि ये तीसरी बार है जब काशी से जीत की हैट्रिक लगाकर दिल्ली पहुंचे हैं पीएम मोदी और सिर्फ काशी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में काशी की जनता ने जिस तरह से पीएम मोदी को काशी से एक बार फिर से जिताया, उसके बाद आज पहली बार पीएम मोदी नई सरकार बनने के पहली बार वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं काशी। जनता का आभार व्यक्त करने का क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर? जी बिल्कुल, वाराणसी में किसान संबोधन के बाद पीएम मोदी गंगा आरती के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करेंगे। वहाँ सीधा रोड
शो का घोषित रोड शो का माहौल काशी में दिखाई पड़ रहा है। काशी की रोड काशी यानी संभावना है कि रोड शो करते हुए जनता से मिल भी सकते हैं। जी, मिलने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि तमाम वहीं आपको रोक रही हूं धर्मेंद्र, एक बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वाराणसी पहुंचेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। तो पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे शिवराज सिंह चौहान, यानी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री वाराणसी पहुंच गए हैं, यानी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच गए हैं। आज किसान सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। धर्मेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, यानी धर्मेंद्र, जिस तरह से के कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, किसानों से संबंधित ये पूरा कार्यक्रम, और उसके संबंध में शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी पहुंच चुके हैं। साथ ही में सुबह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी में होंगे। पीएम का जो है स्वागत अभिनंदन करेंगे, दोनों मंच में जो है दोनों साझा करेंगे। साथ ही पूरे कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ साथ में शिरकत करेंगे। और वाराणसी में एक भव्य रोड शो, घोषित रोड शो यह कहा जा सकता है कि हो सकता है हो जाए, क्योंकि वाराणसी के तमाम रोड जितने जो भी रोड है, गरोदिया से लेकर के चौराबीर मलबहिया, तमाम ऐसे जो रोड शो है, तमाम रोडों पर जो है बैरिकेडिंग किए गए हैं। बैरिकेडिंग के साथ ही पूरे रोड शो को जो है बनाया गया है, ताकि जो है पूरे रोड शो को जो भव्य स्वागत बनाया जा सके। रोड शो बना हुआ है, तमाम माहौल बने हुए हैं। ठीक है, यानी पूरी तरह से पीएम मोदी के आगमन को लेकर काशी सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। अब बस इंतजार है तो पीएम मोदी के आने का। हालांकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच गए हैं। धर्मेंद्र, आप नजर बना के रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात मिर्जापुर की कर लेते हैं। निवर्तमान सांसद पकौड़ी कौल के खिलाफ यहां पर नोटिस जारी हुआ है। अपना दल एस के रॉबर्ट्सगंज से निवर्तमान सांसद है पकौड़ी कौल, पार्टी प्रत्याशी रिंकी कौल के खिलाफ प्रचार करने पर नोटिस जारी हुआ है। सपा के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पर नोटिस यहां पर जारी हुआ है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में एक हफ्ते में उनसे रिपोर्ट तलब की जाएगी। यानी अपना दल एस के रॉबर्ट्सगंज से निवर्तमान सांसद है पकौड़ी कौल, जिनके खिलाफ नोटिस यहां पर जारी हुआ है। पार्टी प्रत्याशी रिंकी कौल के खिलाफ प्रचार करने पर नोटिस जारी हुआ है। सपा के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पर नोटिस जारी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की गई है। तो अपना दल एस के निवर्तमान सांसद है पकौड़ी कौल, जिनको नोटिस जारी किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। सपा के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पर नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि पकौड़ी कौल की बहू जो है रिंकी कौल, उनको अपनी बार चुनावी रण में अपना दल एस ने टिकट दिया था, जिसके बाद पकौड़ी कौल थोड़ा नाराज बताए जा रहे थे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए पकौड़ी कौल से रिपोर्ट तलब की गई है। यानी उनसे जवाब मांगे गए हैं, आखिर क्यों पार्टी विरोधी गतिविधियां उन्होंने की। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के संबंध में पकौड़ी कौल को नोटिस जारी किया गया। मिर्जापुर के पूर्व सांसद रहे हैं पकौड़ी कौल। वहीं लखीमपुर खीरी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हाई टेंशन लाइन की चपेट में 5 लोग आ गए। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बाइक से जा रहा था पूरा परिवार, इस दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 में से 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं टूटी पड़ी थी हाई टेंशन लाइन, बाइक से ये 500 लोगों का पूरा परिवार जो है वो जा रहा था। उसी दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से परिवार में से 5 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बिलिया देवी हैं और रहने वाली बहादुरपुर सेरामऊ डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के, और उनके साथ एक बच्ची है 2 साल की खुशी, जो इलेक्ट्रिक शॉक का जो है हिस्ट्री है और बर्न की इंजरी है पूरे शरीर पे।
तो यहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद हम लोग इनको जिला अस्पताल के लिए रेफर करेंगे, क्योंकि वन वार्ड में एडमिशन इनको 2-4 दिन रहना होगा। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।